नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका महेंद्रा जियो क्लासेस के अंदर। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पश्चिमी मरुस्थल का अध्ययन किया। उसके बाद हमने अध्ययन किया अरावली पर्वतीय प्रदेश का। अनेकों हमने चोटियां पढ़ी, उसकी विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद बारी आती है पूर्वी मैदानी प्रदेश की, जो अपने पास हिस्सा रखता है 23% और जनसंख्या का हिस्सा रखता है 39%। यानी यहाँ जो पूर्वी मैदानी का पूरे राजस्थान का जो भाग हिस्सा बनता है वो 23% है, वहीं जनसंख्या इसके अंदर 39% रहती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना सघन और आबाद क्षेत्र है। चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि आखिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है कहाँ। चलिए मैप देखते हैं। पहले सबसे पहले हम इस चित्र की बात करते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर ये बांसवाड़ा जिला है। कौन सा? बांसवाड़ा, BNS लिख रहा हूँ। और यहाँ ये डूंगरपुर जिला है। कौन सा? डूंगरपुर जिला। यहाँ एक ये जो जलधारा जाती हुई दिख रही है, ये है माही नदी। कौन सी नदी? माही। और एक नदी का जो क्षेत्र होता है, जहाँ तक उसकी ताकत फैलती है, जहाँ तक उसने अपना एरिया बना रखा है, लोग पलते फूलते हैं, उसे कहते हैं बेसिन। तो ये कौन सा है? ये माही बेसिन है। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर राजसमंद की। किसकी? राजसमंद, RCB चित्तौड़, उसके बाद B से भीलवाड़ा, ATS, RCB ATS, A से अजमेर, T से टोंक और S से सवाई माधोपुर। RCB की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर होती थी। RCB ATS मैंने 6 शब्द लिखे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उसका नाम है बनास। इसका मतलब जहाँ जहाँ से बनास नदी बहती है उसे कहते हैं बनास नदी का बेसिन। एक हम रेखा देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा आखिर होती क्या है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी जाए तो उसे कहते हैं 50 सेमी की समवर्षा रेखा। मान लीजिए गंगानगर में 50 सेमी वर्षा हुई, उसके बाद सूरतगढ़ में हुई, सूरतगढ़ के बाद यदि कहाँ पर रायसेन नगर में होती है, गढ़साना में होती है, तो उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं 50 सेमी या कोई भी समवर्षा रेखा। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से बनास नदी बहती है। इसका जो कैचमेंट एरिया, इसे बनास का बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास बेसिन कहते हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी, जिसका नाम क्या है? चंबल। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी। CKSKBD, यानी C का मतलब चित्तौड़, K का मतलब कोटा, उसके बाद CKSK सवाई माधोपुर। एक बार फिर से ये कोटा में आती है, नहीं करौली। CKSK, उसके बाद BD, जहां पर B से भरतपुर बाद में आएगा, लेकिन D हम लिख लेते हैं, धौलपुर पहले, याद करने के दृष्टिकोण से। CKSKBD से होकर के गुजरती है कौन सी? चंबल नदी। और इसके ऊपर एक हम जलधारा और देख रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जो कि जयपुर भरतपुर के अंदर बहती है, ये नदी बहती है बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। बाणगंगा नदी का जो बेसिन है एक ये क्षेत्र। अब माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी, इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, यही क्या कहलाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस पूरे क्षेत्र को कहेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ जो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का, ये जो कुल क्षेत्रफल इसने घेर रखा है वो होगा 23%।
अगर मैं बात करूं कुल जनसंख्या की, कि कुल जो जनसंख्या है यहाँ जनसंख्या वो है 39%। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अत्यधिक क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र के साथ साथ यहां सर्वाधिक जनघनत्व भी, सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। क्योंकि जयपुर हुआ, उसके अलावा भरतपुर, उसके अलावा अलवर, ये सारे के सारे क्षेत्र इसके अंदर आएंगे। जयपुर के साथ साथ दौसा, ये सब जो क्षेत्र हैं ये इसके अंदर समाहित है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक है। ये वैसे भी उपजाऊ और समतल मैदान है। तो माही बेसिन, बनास की नदी का जो बेसिन बाणगंगा नदी और चंबल नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इसे कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। कुल क्षेत्रफल 23%, कुल जनसंख्या 39%। ये उपजाऊ है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र भी यहीं पर है। अब पढ़ते हैं इसके भाग। कितने भाग हैं हमने पढ़ ही लिए। कौन सा? एक चंबल नदी का बेसिन, चंबल का क्षेत्र, क्या विशेषताएं हैं। बाणगंगा का बेसिन, माही नदी का क्षेत्र, उसके साथ साथ कौन सा? बाणगंगा बेसिन। चंबल बेसिन की हम बात करें, इसका कुछ भाग तो मैदानी है और कुछ भाग इसका हाड़ौती प्रदेश के पठारी क्षेत्र में आता है। देखिए यहां से, यहाँ का भाग जो है ये मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ जो हाड़ौती का हम पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, कुछ भाग उसके अंदर समाहित है। चंबल बेसिन का जो सबसे शानदार प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है वो है बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति। यहाँ पर जो चंबल नदी का जल है वो एकदम से खड़ा गिरता है, खड्डों में गिरता है और कटाव होता है, जिसे अपर्दन कहा जाता है। एक नलिका के अंदर यूं नाली बन जाती है, जैसे एक रेत का हम ढेर देखें, उसके ऊपर एक यदि हम बर्तन से पानी डालते हैं, एक जग पानी डालें, तो वो कैसा रास्ता बनाती है, खड्डे से बना देती है। उन्हीं खड्डों को कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति, बेडलैंड टोपोग्राफी, जो कहां पर? चंबल नदी की सबसे प्रमुख विशेषता में उत्खात स्थलाकृति है। इसे अंग्रेजी में बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि बेडलैंड टोपोग्राफी से संबंधित भारत का मुख्य क्षेत्र या राजस्थान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल नदी का बेसिन। इसके बाद ये जो उत्खात स्थलाकृतियां हमने पढ़ी थी, ये खड्डे बन जाते हैं। खड्डे युक्त ये जो भूमि है इसे बीहड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि, खड्डों की भूमि, खड़ी भूमि, बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। ये अवनालिका अपर्दन का काम है। किसका? अवनालिका अपर्दन। नलिका बन जाती है, कटाव होता है पानी और जल का, अपर्दन होता है। और बड़े स्तर पर यह पूछा जा सकता है कि अपर्दन में कौन कौन से हिस्से शामिल है। तो इसके अंदर एक तो पवन भी शामिल है, यानी हवा, और उसके साथ साथ इसमें जल भी शामिल है। यह प्रश्न पूछा गया हुआ प्रश्न है जो मैंने यहां पे लिखा है। करौली में ऐसी भूमि को डांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। इसलिए डांग की रानी किसे कहेंगे? डांग की रानी कहेंगे करौली को। करौली को क्या कहेंगे? डांग की रानी। ये प्रश्न पूछा जाता है, डांग की रानी किसे कहते हैं? तो वो कहेंगे करौली को। उसके बाद बीहड़ भूमि जो है, इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है या प्रतिशत में विस्तार है, वो धौलपुर में सबसे ज्यादा विस्तार है। धौलपुर। तो विस्तार या प्रतिशत पूछ लिया जाए, दोनों, ये शब्द दोनों ही क्यों ना आ जाए, इसके अंदर उत्तर क्या रहेगा? धौलपुर रहेगा। उसके बाद ये थी चंबल बेसिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे माही बेसिन के बारे में। जो माही बेसिन का विस्तार है, ये विस्तार कहां से कहां तक है? हमने अभी पढ़ा कि जो माही नदी है ये बांसवाड़ा से डूंगरपुर, दक्षिणी जो उदयपुर है वहां से होकर के गुजरती है। तो यहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, ये क्षेत्र शामिल होता है किसके अंदर? माही बेसिन के अंदर। सीमा बनाती है ये नदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, इन दोनों जिलों की क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। उपनाम की बात करें तो इसे
वागड़ प्रदेश कहते हैं, जहां से ये नदी बहती है, इसका जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, इसे वागड़ कहते हैं। मेवल क्षेत्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेवल क्षेत्र भी कहा जाता है, कांठल क्षेत्र भी कहा जाता है प्रतापगढ़ के अंदर। उसके बाद बनास बेसिन की बात करते हैं। बनास की जो खास बात है वो है आरसीबी एटीएस, ये राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टी से टोंक और सवाई माधोपुर से होती हुई ये कहाँ? मध्य प्रदेश में चली जाती है। इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है वो मालपुरा बेसिन, मालपुरा करौली, इस नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली बेसिन कहलाता है उत्तर पूर्वी भाग। किसका? पूरे बनास बेसिन का। बनास बेसिन तो ये सारा ही कहलाता है, इसका जो उत्तर पूर्वी ये वाला भाग है मालपुरा करौली बेसिन कहलाता है, उत्तर पूर्वी भाग। इसके साथ साथ यहां पर खस नामक घास पाई जाती है। कैसी घास पाई जाएगी? खस, खस घास पाई जाती है भरतपुर में और सवाई माधोपुर में। खस नामक घास पाई जाती है। ये क्या है? अत्यधिक सुगंधित घास है और इससे क्या बनता है? इससे इत्र बनता है। इत्र कहते हैं सेंट, जो अपने छिड़कते हैं उसे क्या कहेंगे? इत्र कहेंगे। आप लगाइएगा इत्र, बहुत आनंद आएगा। अगर बात करें वर्षा रेखा, ये कितने सेमी? 50 सेमी की, 50 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा अरावली प्रदेश या पश्चिमी, जो अरावली तो इन जिलों के अंदर ही शामिल है, तो उसे अरावली प्रदेश न कह करके हम ये भी कह सकते हैं कि जो पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी मरु प्रदेश से अलग होती है, कौन? बनास बेसिन के द्वारा जो पश्चिमी जो 50 सेमी वर्षा रेखा है उसके द्वारा ये अलग होती है मरुस्थल प्रदेश से। बाणगंगा बेसिन ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर और इसके साथ साथ जयपुर है, भरतपुर है, इसके साथ साथ इसके अंदर जो धौलपुर का क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र अलवर का है, ये शामिल होंगे। किसके अंदर? बाणगंगा का जो बेसिन है इसके अंदर सर्वाधिक उपजाऊ है, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, जयपुर है, भरतपुर है, तो यहां सर्वाधिक जन घनत्व भी उच्च रहता है। जनघनत्व भी क्या रहता है? उच्च रहता है। यही बातें थी विशेष तौर पर इस पूरे अगर प्रश्न के अंदर अगर पूछा जाता है तो यहाँ का क्षेत्र पूछ लिया जा सकता है, जनसंख्या पूछ ली जा सकती है, और खास करके ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी जो मैदानी भाग है इसके अंदर शामिल क्षेत्र कौन कौन से या शामिल क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो मान लीजिए दे रखा है कि बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, इससे डाउट होता है कि माही बेसिन है या नहीं, लेकिन माही बेसिन इसके अंदर है। अगर मान लीजिए कि चंबल ऑप्शन दे रखा है, इसके साथ साथ ऑप्शन दे रखा है माही, ऑप्शन दे रखा है बनास, ऑप्शन दे रखा है लूणी नदी, लूणी का क्षेत्र, तो हमें पता चल जाएगा कि जो लूणी का क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। उसके साथ साथ बीएड भूमि का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत धौलपुर के अंदर है, करौली के अंदर इस क्षेत्र को डांग कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। खस घास के बारे में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सवाई माधोपुर, भरतपुर के अंदर सुगंधित इत्र की घासें होती हैं। जो उत्खात स्थलाकृति के लिए जो जाने जाने वाली बेसिन है, नदी है, क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? चंबल का बेसिन रहेगा। रीट मेंस की तैयारी, सीईटी टेस्ट की तैयारी आप कीजिए, लगातार कीजिए, और चाहे त्योहार हो, आप सभी को शुभकामनाएं, अनेकों ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा
और हम सिलेक्शन पा करके रहेंगे। लगातार मेहनत करना ही किसी भी सफलता को प्राप्त करने का सबसे बड़ा राज होता है। गुड लक, थैंक यू।